Today we will be starting with the chapter called as AC circuits. सवाल तैयार होता है कि AC सर्किट्स मतलब एग्जैक्टली क्या। तो गाइज AC का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। सवाल तैयार करो वापस से कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। तो इसी के बारे में बच्चों आज हम विस्तार में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए तैयार करता हूं, तो बेटा याद रखने का, ऑल्टरनेटिंग करंट ये ऐसा करंट है जो कि तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट है जो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तीन फैक्टर्स पे। वापस से सवाल तैयार करो, कौन से फैक्टर्स? तो ये ऐसा करंट है जो कि सबसे पहले मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, उसके डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। बच्चों मैं जानबूझ के डायरेक्शन वर्ड को एंगल इस वर्ड से रिप्रेजेंट करता हूं। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये सबके ऊपर यानी कि टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। सो द करंट विच चेंजेस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो हम यहां पे लिखेंगे दैट इज चेंजेस। करंट विच चेंजेस विद द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड टाइम इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिंग करंट। ऐसा करंट जो कि समय समय पे डायरेक्शन में यानी दिशा में और वैल्यू वाइज क्या होते जाएगा? चेंज होते जाएगा। तो आज के बाद आप लोग को कोई भी भूला नहीं पाएगा कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। दूसरा सवाल तैयार करते हैं कि सर अगर आप बोल रहे हो कि ये चेंज करता है मैग्नीट्यूड के साथ, डायरेक्शन के साथ, समय के साथ, तो इसका प्रूफ दीजिए। तो बेटा आज के लेक्चर में आपको दमदार प्रूफ मिलेगा इन तीनों चीजों का। लेकिन यह समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये चैप्टर में एसी जनरेटर नाम का कंसेप्ट पढ़ा था। तो थोड़ा सा याद करते बच्चों, एसी जनरेटर में क्या पढ़े थे? व्हाट इज अ जनरेटर? जनरेटर ये ऐसा डिवाइस होता है जो कि कुछ जनरेट करता है, डिवाइस विच जनरेट्स। आगे वापस से सवाल करो कि क्या जनरेट करेगा ये चीज। तो जाहिर सी बात है बेटा, क्या जनरेट करेगा? ऑल्टरनेटिंग करंट। सर अभी भी वो फील नहीं आ रहा है कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? थोड़ा और डिटेल में जाके बताइए कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है। तो चलो अभी और डिटेल में हम इसको देखते हैं बच्चों। तो इसका मैं आप लोग को प्रूफ देने वाला हूं कि कैसे हम जनरेटर को कह सकते हैं कि वो ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करता है या जनरेट करता है। तो सबसे पहले ये बहुत सारी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेंगे। सर ये रंगोली बना रहे हो क्या? तो नहीं बेटा, क्रॉस मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर गोइंग इनसाइड द प्लेन सरफेस। यानी अगर ये मेरा प्लेन सरफेस है तो इसके अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? क्रॉस से रिप्रेजेंट करोगे। तो सबसे पहले आप जब डायग्राम बनाते हो तो आप लोग को इनके मीनिंग्स भी याद होने चाहिए। तो क्रॉस मतलब क्या रहेगा बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोइंग इनसाइड द प्लेन। और बेटा इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आप लोगों को एक रेक्टेंगुलर कॉइल कंसीडर करनी है। क्या कंसीडर करनी है? रेक्टेंगुलर कॉइल। सो कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल। बच्चों जाहिर सी बात है कि कॉइल है मतलब उसके ऊपर बहुत सारे टर्न्स भी होंगे। तो आगे क्या लिखना पड़ेगा? कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स, जो कि लगातार क्या होने वाली है? रोटेट होने वाली है। रोटेटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में भाई? ये अंदर जाने वाली क्या चीज है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
तो देखो बच्चों, डेरिवेशन लिखते वक्त आपको डायग्राम को साइड बाय साइड एक्सप्लेन भी करना होगा। महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम में ये लिखने के लिए भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो सर आपने लिखा है कि एक कॉइल लो n टन्स का, तो पहले इसको हम इसमें बना देते हैं बच्चों। ये कॉइल लिया है और इसको है ना बच्चों इधर हथौड़े से फिक्स करना है, ओके, और इसको घुमाना है, रोटेट कराना है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड रोटेट। तो बेटा रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा है कि रोटेट वर्ड का मतलब होता है ओमेगा। ओमेगा मतलब क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। तो ये भी हमको लिखना होगा। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, जिसका एसआई यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। तो बच्चों हो रहा क्या है ना कि ये कॉइल लगातार रोटेशन करने वाली है, ऐसे गोल 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 घूमेगी बच्चों ये। और याद रखना है कि इसके ऊपर बहुत सारे हमने वायर के क्या दिए हुए हैं? टर्न्स दिए हुए हैं। तो बेटा ईएमआई में हमने सबने पढ़ा है कि जब भी कोई चीज मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी तो वो लगातार क्या कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही है, क्योंकि ये एक बार मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आएगी फिर वापस उसके अंदर जाएगी, ये बाहर आएगी वापस उसके अंदर जाएगी। तो लगातार ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रही है? कट कर रही है। तो ये भी हम लोग मेंशन कर देंगे। एज दिस कॉइल रोटेट्स in the presence of magnetic field lines, it cuts the magnetic field lines. और बेटा मैग्नेटिक फील्ड को अगर कट किया तो जाहिर सी बात है फ्लक्स में भी क्या होगा? चेंज होगा। अभी सवाल तैयार करो कि सर फ्लक्स मतलब क्या होता है। तो बेटा मैं फ्लक्स आप लोगों को एकदम आसान शब्द में समझाऊंगा, ये मेरा कड़ा यूज करके। तो आप इमेजिन कीजिए कि ये मेरे पास एक सर्टेन एरिया है, होप सो इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, और इस एरिया में से आर पार, कैसे बच्चों? आर पार क्या पास हो रही होंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या पास हो रही होंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बेटा याद रखिए आज से अगर किसी भी सरफेस को ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पार काट के गई तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे बाबा? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जगह पे कौन आने लगेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कौन आने लगेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बट कटना तो किसको है बच्चों? एरिया को ही कटना है। तो आज से याद रखेंगे एरिया को जितनी भी लाइंस काट के निकलेंगी उसी को ही हम क्या नाम से पहचानेंगे? फ्लक्स नाम से। सर क्या फ्लक्स में हम इसको ले सकते हैं क्या? तो नहीं बेटा, ये काट रही है क्या इसको? नहीं, इस एरिया को काटना है, कट करना है। किसको? एरिया को। कौन काटेगी? मैग्नेटिक फील्ड काटेगी। तो अभी होप सो ये फ्लक्स आप लोग के दिमाग से कोई निकाल नहीं पाएगा। So therefore flux changes, और फ्लक्स चेंज हो गया तो इस कॉइल के अक्रॉस क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ। सर कभी कभार है ना हमको ये भी नहीं समझता है कि ईएमएफ होता क्या है। तो बेटा याद रखेंगे ईएमएफ का मतलब होता है वन टर्मिनल पॉजिटिव एंड वन टर्मिनल नेगेटिव, यानी एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव बनेगा और एक टर्मिनल इसका नेगेटिव बनेगा। So flux change and hence EMF is induced across the conductor. बच्चों आप लोगों ने पूरा थियरी लिख दिया है, अभी बस इसका मैथ्स पार्ट बचा हुआ है। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते। इसमें हमने क्या पढ़ा है कि ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर जा रही है, उसमें एक कॉइल लगातार अपना रोटेशन कर रही है, जिसके वजह से ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड को लगातार कट कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड कट हो गई मतलब लगातार किस में चेंज होगा? फ्लक्स में होगा। फ्लक्स में कैसे चेंज हो रहा है? क्योंकि ये कॉइल एक बार मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यानी फ्लक्स मैक्सिमम, फिर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर यानी फ्लक्स मिनिमम,
और फ्लक्स चेंज होने के वजह से इसके अक्रॉस क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और बेटा अपना काम है इसी ईएमएफ का इक्वेशन निकालना। क्या निकालना बच्चों, इक्वेशन। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे बच्चों। अभी थोड़ी देर पहले जैसे ही आप लोगों ने देखा कि फ्लक्स चेंज करने के बाद बच्चों ईएमएफ तैयार होता है, तो थोड़ा सा वापस फ्लैशबैक में जाते हैं और इसको अभी और अच्छे से समझते हैं। क्योंकि बच्चों इस कॉइल के अक्रॉस ईएमएफ तैयार हो रहा था, तो हमारे पास एक लेंजेस नाम के बाबा थे बच्चों। दैट इज अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ। क्या कहता है लेंजेस लॉ? लेंजेस लॉ याद रखने का बच्चों एक शॉर्टकट जरिया है। आपने ईएमआई में भले ही उसको पढ़ा हुआ है, लेकिन लेंजेस लॉ को एक शॉर्टकट जरिया है। आएगा तो आने नहीं देगा और जाएगा तो जाने नहीं देगा, ये याद रखिए। क्या बोला लेंजेस लॉ के लिए? आएगा तो आने नहीं देगा और जाएगा तो जाने नहीं देगा। ये क्या चीज है, इसको थोड़ा मैं ओवरव्यू लेके वापस समझा देता हूं आप लोग को। जैसे लेंजेस लॉ में क्या होता है ना बच्चों, कि हमारा टारगेट है इस सर्किट में ईएमएफ लेके आना, लेकिन लेंजेस साहब क्या कहते हैं कि इसमें अगर आपको ईएमएफ लाना है तो हमको फ्लक्स के चेंज का अपोज करना जरूरी है। हमको फ्लक्स के चेंज का क्या करना जरूरी है? अपोज। यानी फ्लक्स अगर बढ़ रहा होगा तो फ्लक्स ईएमएफ घटाने की कोशिश करेगा। फ्लक्स अगर बढ़ रहा होगा तो ईएमएफ उसको क्या करने की कोशिश करेगा? घटाने की कोशिश करेगा। और जैसे ही फ्लक्स कम होने की कोशिश करेगा तो ईएमएफ उसको क्या करा देगा बेटा? बढ़ा देगा। यानी एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कौन कहता है? मैं या तुम नहीं कहते। कौन कहते हैं? न्यूटन बाबा ही तो कहते हैं बच्चों। फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ उसको कम करेगा, फ्लक्स कम होगा तो ईएमएफ उसको बढ़ा देगा। ये कौन कहते हैं? लेंजेस साहब कहते हैं। तो इन्हीं लेंजेस साहब को याद करते हुए इसको हम आगे लिख सकते हैं बच्चों। E बराबर होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी, दैट इज चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और सर ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? तो बेटा ईएमआई में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ईएमएफ फ्लक्स के चेंज का हमेशा क्या करता है? अपोज करता है। ईएमएफ फ्लक्स के चेंज का हमेशा क्या करता है? अपोज करता है। अभी तो मैंने बताया ना बच्चों, फ्लक्स अगर बढ़ने की कोशिश करेगा तो ईएमएफ उसको कम करा देगा। अगर फ्लक्स कम हो रहा होगा तो ईएमएफ उसको क्या करेगा? बढ़ा देगा। ये याद रखिए। सर आगे क्या करना है? तो बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला सब लोगों ने पढ़ा है। फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, जहां पे बी का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ए का मतलब क्या होता है? एरिया। एंड कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? बहुत से बच्चों का ये मिसकंसेप्शन होता है, कॉस थीटा ये कुछ नहीं होता, एंगल होता है। लेकिन ये हमको भी मालूम है कि सर ये एंगल होता है, फिर इसमें आपने अलग से क्या बताया? तो बेटा याद रखिएगा, ये एंगल होता है किसके बीच का? मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया का। किसके बीच का? मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया का। सो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, ये याद रखिए। दुआओं में याद कर लो बच्चों चीजों को। तो B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, A मतलब एरिया एंड कॉस थीटा मतलब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। तो बच्चों इसको हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग किसको? इसको नाम देना इक्वेशन 1 और इसको नाम देना इक्वेशन 2। तो क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में डालना पड़ेगा। यानी ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो डाल दीजिए बच्चों और कमाल देखिए क्या होता है। तो E बराबर माइनस डेरिवेटिव ऑफ फाई की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों? बी ए कॉस थीटा
लेकिन याद करिए बच्चों, ये पूरा चीज मेरे को किसके लिए लिखना है? एन टर्न्स के लिए, क्योंकि कॉइल के ऊपर आप लोगों ने बहुत सारे क्या दिए थे? टर्न्स भी तो दिए थे। तो इसके लिए इसको क्या लिखेंगे? फॉर एन टर्न्स। तो बेटा एन टर्न्स के लिए ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बनेगा? माइनस डेरिवेटिव ऑफ, बस एन को इसके साथ गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो मिलेगा एन बी ए कॉस थीटा। तो माइनस डेरिवेटिव ऑफ एन बी ए कॉस थीटा। सवाल तैयार करते हैं कि इन सारे चीजों में से वेरिएबल कौन सा है। तो बेटा जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ टर्न्स तो चेंज नहीं होने वाले, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो तो अंदर आने का काम कर रहा है बस। एरिया भी चेंज नहीं हो रहा क्योंकि रेक्टेंगल है तो घूमते वक्त भी रेक्टेंगल रहेगा। लेकिन ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा क्या हो रहा है बच्चों? चेंज हो रहा है, क्योंकि घूम रहा है ना, रोटेशनल डायनामिक्स घूम रहा है वो, तो घूमेगा मतलब एंगल क्या होगा? चेंज होगा। तो हमको क्या करना है ना बच्चों, इस थीटा को टाइम के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। इस थीटा को टाइम के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, यानी आगे हम लिखेंगे कन्वर्टिंग थीटा इन टर्म्स ऑफ टाइम, दैट इज टी। सवाल तैयार होता है कि सर कैसे हम इतना महाभयानक काम करें? तो बेटा डरते क्यों हो, प्यार करो चीजों के साथ। तो आप लोगों ने रोटेशनल डायनामिक्स में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के बारे में पढ़ा है, तो यूज करते हैं। ओमेगा क्या होता है बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पर यूनिट टाइम, रोटेशनल डायनामिक्स। टी को यहां पे भेजो, हो गया अपना काम तमाम। कैसे? मेरे को करना क्या था? थीटा को किसके टर्म्स में लिखना था? टाइम के टर्म्स में। मैंने थीटा को किसके टर्म्स में कन्वर्ट किया? टाइम के टर्म्स में। देखो थीटा टाइम के टर्म्स में आ गया, तो बस डाल दो इसकी जगह पे। ई बराबर क्या होता है? माइनस डेरिवेटिव ऑफ एन बी ए कॉस थीटा की जगह पे क्या डाल दोगे बच्चों? ओमेगा टी। तो देखो अभी सिंगल वेरिएबल हो गया ये। इधर क्या दिक्कत थी? इधर दो वेरिएबल्स थे, टाइम भी वेरिएबल था, थीटा भी वेरिएबल था। तो हमने क्या किया? एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया बच्चों। तो अभी नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, कांस्टेंट, मैथ्स में सबने पढ़ा है डेरिवेटिव के कांस्टेंट के साथ क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। तो बेटा एन बी ए क्योंकि कांस्टेंट है तो वो डेरिवेटिव के बाहर आएगा। तो बाहर आने के बाद क्या बनेगा? माइनस एन बी ए डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी। सर अभी ये क्या होता है? तो बेटा तुमने डिफरेंशिएशन में कंपोजिट डिफरेंशिएशन नाम का टॉपिक पढ़ा है, तो उतना डिटेल में तो हम जाएंगे नहीं, वो अपने मैथ्स के अध्यापक से आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसके लिए हम एक शॉर्टकट ट्रिक याद रख सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन एक शॉर्टकट ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। कैसे? देख लो। डेरिवेटिव ऑफ कॉस के एक्स, जहां पे के क्या है बच्चों? एक तरह का कांस्टेंट। अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मैथ्स में पढ़ा है सबने, कॉस के एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? माइनस साइन के एक्स। बच्चों कुछ नहीं करना है, इस के को है ना आगे मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। के को क्या कर देना? मल्टीप्लाई। यानी कॉस के एक्स है तो ये माइनस साइन के एक्स होगा, और के को आगे बस क्या कर देना? मल्टीप्लाई। बेटा एक चीज याद रखो, डेरिवेटिव में ये के मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रेशन में ये के डिवाइड होता है। डेरिवेटिव में ये के मल्टीप्लाई होगा और इंटीग्रेशन में यही के क्या होगा? डिवाइड होगा। ये याद रख लीजिए आप। तो हो गया बच्चों अभी E बराबर माइनस एन बी ए। फटाफट से बोलेंगे सब लोग। कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव ये फॉर्मूला के अनुसार, तो ओमेगा मतलब मेरा के है, टी मतलब मेरा एक्स है। इसको यहां पे लगा दीजिए, तो माइनस के की जगह पे क्या भर देंगे बच्चों? ओमेगा। साइन के एक्स मतलब ओमेगा टी।
देख लो सब, माइनस के की जगह पर ओमेगा, साइन के की जगह पे ओमेगा, एक्स की जगह पर टी, तो माइनस माइनस ये टर्म क्या बनेगा, प्लस। तो ई बराबर क्या आएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। बच्चों मेरा नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, और साथ साथ जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं रे बाबा, एंगुलर वेलोसिटी, वो भी क्या है बच्चों, कांस्टेंट। एन बी ए ओमेगा ये चारों टर्म्स कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम हाईलाइट कर देंगे बच्चों। और बेटा याद रखना, एन बी ए ओमेगा that is number of turns multiply by magnetic field multiply by area multiply by angular velocity, इसको हम नाम देंगे E नॉट, जहां पर E नॉट का मतलब रहेगा पीक वैल्यू ऑफ EMF। क्या रहेगा बच्चों, पीक वैल्यू। पीक का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, हाईएस्ट वैल्यू। किसका हाईएस्ट वैल्यू, ईएमएफ का। तो इसी प्रकार से मेरा ईएमएफ का इक्वेशन क्या आया है बच्चों, ई एन बी ए ओमेगा की जगह पर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों मैं आज आपको इसी चीज का एक फील दूंगा कि ये पीक वैल्यू होता क्या है। बहुत से बच्चों को अभी तक क्लियर नहीं होता है पीक वैल्यू क्या है, लेकिन इसका हम आज आनंद लुटेंगे बच्चों, इसका ग्राफ बनाएंगे और इसी चीज को हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का क्या आया है बेटा, ये इक्वेशन। तो आज से याद रखना ईएमएफ का इक्वेशन क्या रहेगा, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप लोग ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा है बच्चों कि E बराबर क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे ई नॉट मतलब क्या होता है, ईएमएफ का पीक वैल्यू। बच्चों आप सभी ने बाबा ओम का नाम सुना है। अभी ओम मतलब कौन यहाँ पे, तो ओम्स लॉ। क्या कहता है ओम्स लॉ, बच्चों ओम्स लॉ समझने का एक जबरदस्त तरीका, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप एक 12 वोल्ट के सेल को छूइए और 1000 वोल्टेज की एक रेलवे लाइन है, तो बेटा आप किसको छूना पसंद कर दोगे। तो जाहिर सी बात है कि कोई बुद्धिजीवी 1000 वोल्ट को तो छुएगा नहीं। क्यों नहीं 1000 वोल्ट को छुएगा, बहुत से बच्चों का ये कंसेप्शन होता है कि उसमें करंट ज्यादा है। तो बेटा आपको पहली बात मैं क्लियर कर दूं, वहां पे करंट ज्यादा नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। सर पोटेंशियल डिफरेंस हमको नहीं समझता है। तो बेटा याद रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक टर्मिनल प्लस और एक टर्मिनल माइनस, तो उनका डिफरेंस वहां पे सबसे ज्यादा है। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या नाम से समझते हैं, वोल्टेज। Either you can call it as a voltage or you can call it as a EMF। तो याद रखिएगा EMF, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस ये सारे के सारे एक ही है बच्चों। तो बाबा ओम क्या कहते हैं हमसे, आप लोग V पढ़ते हो, इधर वोल्टेज की जगह पे क्या लिखना है, EMF। E बराबर क्या होता है, I इंटू R। ई की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई मतलब क्या होता है, करंट, और आर मतलब क्या रहेगा बच्चों, रेजिस्टेंस। अभी हमको क्या करना होगा, आर को नीचे लेके आना होगा। तो बेटा ई नॉट अपॉन आर यानी पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ये जो किडनी शेप में मैंने मार्क किया है ना बच्चों, इसी टर्म को हम लोग क्या नाम से समझेंगे, आई नॉट। क्या नाम से समझेंगे, आई नॉट। सवाल तैयार करते कि सर आई नॉट माने क्या होता है।
तो बेटा याद रखिएगा, आई नॉट मतलब करंट का कौन सा वैल्यू रहेगा, पीक वैल्यू। कौन सा वैल्यू रहेगा, पीक वैल्यू। ये याद रखिए कि आई नॉट मतलब करंट का कौन सा वैल्यू रहेगा, पीक वैल्यू। सर अभी भी वो फील नहीं आ रहा है कि पीक वैल्यू क्या है। तो बेटा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, सस्पेंस, थ्रिलर। पीक वैल्यू क्या है वो मजबूत अभी आप लोग को समझ जाएगा, वो मेरे पे छोड़िए आप। तो बेटा ई नॉट अपॉन आर की जगह पे हमने क्या सब्सटीट्यूट किया है, आई नॉट। आई नॉट मतलब क्या रहता है, करंट का कौन सा वैल्यू, पीक वैल्यू। तो बेटा ये देखो कमाल की चीज आ गई हमारे पास, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। इफ यू रिमेंबर गाइस, हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ऑल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट विच डिपेंड्स ऑन टाइम, टी के ऊपर, डायरेक्शन यानी कि माने एंगल जो कि थीटा होता है बच्चों। याद रखो साइन ओमेगा टी मतलब ही किसकी तरह, साइन थीटा की तरह। तो टाइम, डायरेक्शन, और बेटा टाइम डायरेक्शन चेंज हुए तो मैग्नीट्यूड भी क्या होगा बच्चों, चेंज होगा। क्या होगा, चेंज होगा। तो ये जो चीज आई है ना बच्चों, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसी को ही हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या कहेंगे बच्चों, इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। सर क्यों इसका नाम आप बार बार ऑल्टरनेटिंग करंट दे रहे हो, तो बेटा इसी को समझने के लिए हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। अभी सवाल तैयार होता है कि सर ये ग्राफ किसके बीच में बनाया जाए। तो बेटा याद रखेंगे हमको ये ग्राफ चाहिए एंगल यानी ओमेगा टी यानी थीटा वर्सेस करंट आई। तो मैंने क्या किया ना बच्चों कि एक्स एक्सेस पे इस एंगल ओमेगा टी को हमने मान लिया। ओमेगा टी मतलब ही क्या होता है, थीटा। और इसी वाई एक्सेस पे अपने क्या माना है, करंट। अभी करना क्या है बच्चों, तो बेसिक मैथ सब लोगों ने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री नाम की चीज। तो सबसे पहले 0 रेडियंस इस ओमेगा टी की जगह पे डालेंगे। तो बेटा अगर मैंने ओमेगा टी की जगह पर 0 डाला तो साइन 0 मतलब क्या होता है, 0। 0 इंटू आई नॉट क्या बनेगा, 0। फिर उसी तरीके से पाई बाई 2 डालिए आप, तो साइन पाई बाई 2 मतलब क्या होता है, 1। 1 इंटू आई नॉट क्या बनेगा, आई नॉट। आप देख रहे हो बच्चों मैं वैल्यूज डालते जा रहा हूं, मेरे को आई के वैल्यूज मिलते जा रहे हैं। मैं एंगल्स डालते जा रहा हूं और मेरे को किसके वैल्यूज मिलते जा रहे हैं, आई के वैल्यूज मिल रहे हैं। ओमेगा टी माने एंगल की जगह पे आप पाई डालेंगे तो साइन पाई का वैल्यू क्या होगा, 0। 0 गुना आई नॉट क्या बनेगा, 0। साइन 3 पाई बाई 2 अगर आप डालते हो तो साइन 3 पाई बाई 2 मतलब -1। -1 इंटू आई नॉट क्या बनेगा, माइनस आई नॉट। एंड लास्ट में आप 2 पाई यानी 360 डालिएगा, साइन 360 मतलब कितना होता है, 0। तो आप ध्यान से देखो बच्चों, सब में कितने का फेज यानी कितने का डिफरेंस है, 90 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 90 का डिफरेंस है। 0, 90, 180, 270, 360। और बच्चों अभी गजब वाली बात करते हैं हम लोग, एंगल यानी ओमेगा टी बदलते जा रहे हैं, डायरेक्शंस बदलते जा रहे हैं। तो ऐसा करंट जो कि डायरेक्शंस बदलने पे खुद की वैल्यूज भी क्या कर रहा है बच्चों, चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। और ऐसे ही करंट को हम क्या नाम से समझेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या नाम से समझेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट। The current which keeps on changing its value with respect to direction is called as alternating current. सर थोड़ा और डिटेल में जाके बताइएगा। चलो और डिटेल में देखते बच्चों चीजों को। आप देख रहे हो पहला वैल्यू क्या है, 0। इस वैल्यू को छोड़ के बाद में वापस से क्या आ रहा है, 0। इस वैल्यू को छोड़ के वापस से क्या आ रहा है, 0। तो मेरे हीरो बताओ फटाफट से ये सब क्या है, तो ये ऑल्टरनेट हो रही है वैल्यूज।
क्या हो रही है? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक को छोड़ के एक, एक को छोड़ के एक, तो हो रही है ना। इधर भी देखो कमाल वाली चीज, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना, सिर्फ मैग्नीट्यूड। इधर मैग्नीट्यूड क्या है? आई नॉट। फिर एक को छोड़ के बाद में भी क्या आ रहा है? आई नॉट। ये नेगेटिव साइन है बच्चों, डायरेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक को छोड़ के एक को छोड़ के, इसके लिए इस करंट का नाम क्या दिया गया है? ऑल्टरनेटिंग करंट। बच्चों देखो, बहुत डिटेल में जाके समझाए चीजों को। अब दो रीजंस मैंने आपको दिए। पहला रीजन कि डायरेक्शन के साथ साथ वैल्यूज क्या हो रही है? चेंज। और सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा रीजन, ये वैल्यूज ऑल्टरनेट हो रही है। क्या हो रही है? ऑल्टरनेट। और इसी चीज का हमने ग्राफ प्लॉट किया है बच्चों। एक्स एक्सिस पे, यानी कि इस पे आप एंगल ओमेगा टी लेंगे। देखो 0 डिग्री, π/2 रेडियंस, पाई रेडियंस, 3π/2 रेडियंस, 2π रेडियंस। और y एक्सिस पे किसकी वैल्यू लेंगे? I की। किसकी वैल्यू लेंगे? I की। तो बेटा 0 रेडियंस पे यू आर गेटिंग 0, π/2 रेडियंस पे करंट का वैल्यू I नॉट, पाई रेडियंस पे अगेन यू आर गेटिंग 0, 3π/2 रेडियंस पे यू आर गेटिंग -I नॉट, एंड 2π पे वापस से क्या बन रहा है? 0। बच्चों गजब की बात ये है ना कि मैंने आपको बताया था पीक वैल्यू, अभी आपको देता हूं फील। क्या देता हूं? फील। किस चीज का फील? पीक वैल्यू का। तो बेटा पीक वैल्यू माने कौन सी वैल्यू होती है? हाईएस्ट वैल्यू। बोलो मेरे साथ, कौन सी वैल्यू होती है? हाईएस्ट वैल्यू। ग्राफ को देखिए, सबने माउंटेन तो देखा है ना लाइफ में। तो ये देखिए, ये मेरा माउंटेन है बच्चों, ये माउंटेन है। तो ये माउंटेन का कौन सा वैल्यू है? हाईएस्ट वैल्यू। कौन सा वैल्यू है? हाईएस्ट। ऑसिलेशंस में एम्पलीट्यूड नाम की चीज पढ़ते हो। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है? पीक, ऊंचाई। तो बेटा यहां से यहां तक की तो ये ऊंचाई हुई ना एक तरीके से। सो इसके लिए आई नॉट को हमने क्या नाम दिया है? पीक वैल्यू। कौन सी वैल्यू? पीक वैल्यू। सर इसके अलावा भी कोई पीक वैल्यू है क्या? वो तुम मेरे को बताओ। तो आप सभी ने सही उत्तर दिया है बच्चों। दूसरी पीक वैल्यू है ये। सर ये कैसे पीक वैल्यू हो गई? ये तो नीचे जा रही है। बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? हाइट देखो, हाइट। तो यहां से यहां तक ये ज्यादा हाइट हो गई, इसके लिए ये पीक हो गया। ये वैली है, वैली की ये हाइट हो गई बच्चों, ये वाली। तो इसके लिए ये भी पीक है, ये भी पीक है। यानी 90 डिग्री पे एक पीक आ रहा है, उसके बाद 270 पे पीक आ रहा है। अगला पीक कौन से एंगल पे आएगा? एनीवन? तो अगला पीक आएगा बच्चों 450 डिग्री पे। कौन से डिग्री पे आएगा? 450। कैसे? ये कितना है? 270। 270 के बाद 360, 360 में 90 ऐड करिए, 450। ऐसे करते करते आपको पिक्स मिलेंगे। और हम देख रहे हैं कि पिक्स कौन से एंगल पे आ रहे हैं? 90 के डिफरेंस पे आ रहे हैं। कितने के डिफरेंस पे आ रहे हैं? 90। तो आप लोग इतना सब नोट डाउन कर लीजिए। मैंने एकदम डिटेल में बताया है कि क्यों इसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, और साथ साथ हमने डिटेल में ये भी देखा है बच्चों कि क्यों हम उसको पीक कहते हैं। तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लग गया होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने डिटेल में जाके सीखी है, और ऐसे ही मज़ेदार चीज़ें आप आगे भी इसी चैनल पे सीखने वाले हो। अगर आप लोग को लॉग टेबल और डिटेल में सीखना हो, और मैथ्स के कोई इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट थियरम जो कि महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वो इसी चैनल पे हमको मिलने वाले हैं। और अगले क्लास में मैं आप लोगों को और भी डिटेल में एसी सर्किट्स के जो महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो कराने वाला हूं। तब तक के लिए लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ दिस चैनल। टेक केयर गाइस, थैंक यू।